हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 मोशन इन अ प्लेन। फिजिक्स में अगर आप मोशन को समझना चाहते हैं, स्पेसिफिकली मोशन इन अ प्लेन को समझना चाहते हैं, तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको समझना होगा वो है वेक्टर। एंड यही कारण है कि मोशन इन अ प्लेन को स्टार्ट किया गया है वेक्टर से। तो आइए हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर को पूरा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। मैं इसके सेम टॉपिक के ऊपर कई सारे वीडियोस लाने वाला हूं जिसमें मैं वेक्टर को अलग अलग टाइप के सिचुएशन में समझाने की आपको कोशिश करूंगा और आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हो पूरे फिजिक्स में ये भी समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक वेक्टर। चूंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर, दैट्स वाई हमारे लिए सबसे पहले जरूरी हो जाता है डिफाइन करना वेक्टर को। व्हाट इज वेक्टर? अगर आप वेक्टर को डिफाइन करना चाहो तो आप कैसे डिफाइन करोगे वेक्टर को? ओके, now vector those physical quantity which requires magnitude as well as direction for their complete representation and follows vector laws are called vector। यहां कई सारी चीजें हैं। पहली चीज ये कि ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। जिस किसी चीज को आप वेक्टर कहना चाहते हो उसका फिजिकल क्वांटिटी होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज उसमें मैग्नीट्यूड होनी चाहिए और तीसरी चीज वो फॉलो करना चाहिए वेक्टर लॉज को। अगर इतनी चीजें इसमें अवेलेबल हैं तब वो वेक्टर क्वांटिटीज होंगी। मैं इन सबको आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं। जैसे फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी? तो आप लोगों ने डिफाइन किया होगा, एनीथिंग विच कैन बी डिस्क्राइब्ड और एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ लॉज ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। यानी जिस किसी भी चीज को आप फिजिक्स के लॉज में एक्सप्लेन कर सकते हो वो फिजिकल क्वांटिटी है। लाइक फोर्स को हम कई सारे फिजिक्स के लॉज में एक्सप्लेन कर सकते हैं। बेसिक लॉज तो यही है, फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए। ये फर्स्ट लॉ है फिजिक्स का। अब मान लीजिए फोर्स को हम यहां पे फिजिकल क्वांटिटी बोल सकते हैं क्योंकि फोर्स को हम फिजिक्स में एक्सप्लेन करते हैं कई सारी चीजों से, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स एक्सेट्रा। यहां पे मास भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। मास को भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं फिजिक्स में और करते भी हैं। आपने यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में जरूर किया होगा। एंड देन एक्सेलरेशन भी एक यहां पे फिजिकल क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन में और भी कई सारी क्वांटिटीज हैं क्योंकि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इस तरह से अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। नाउ अब हमारे समझ में एक बार ये आ गया कि ये सारी चीजें फिजिकल क्वांटिटीज हैं, तो फिजिकल क्वांटिटीज में वेक्टर कौन सा होगा? फिजिकल क्वांटिटी समझ में आ गया क्या होता है फिजिकल? जो भी टर्मिनोलॉजी आप फिजिक्स में पढ़ो और फिजिक्स के लॉज में आप उसे एक्सप्लेन कर सको, उन सभी चीजों को हम फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। नाउ अब ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो। अब आप जानते हो अगर मैं फोर्स की बात करूं तो हम नॉर्मल डेज में बोल सकते हैं कि किसी भी चीज पे आप 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, तो यहां पे जो नंबर 5 है ना, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड क्या होता है? अगर मैं मास की बात करूं तो अगर मान लो आप दुकान गए हो चीनी खरीदने और आप वहां से 10 किलो चीनी खरीद के आते हो, 10 kg क्या खरीदते हो आप? चीनी। तो यहां पे जो 10 आप यूज कर रहे हो दैट इज मैग्नीट्यूड। अगर कोई कार है और उस कार की वेलोसिटी है आपके सामने गिवन कि कार की वेलोसिटी 100 किलोमीटर पर आवर है या 10 किलोमीटर पर आवर है, कुछ भी बोल दो, तो इस कंडीशन में यह समझ में आ रहा है कि यहां पे जो 10 है दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो आई होप फिजिकल क्वांटिटीज में वेलोसिटीज क्या होता है ये आप समझ गए होंगे। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक इज, इसमें डायरेक्शन भी होना चाहिए। इसमें डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है। अब फिजिकल क्वांटिटीज दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, वेक्टर और स्केलर। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी को बोलते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड तो है बट डायरेक्शन नहीं। फॉर एग्जांपल अगर हमने मास बोला है 10 kg, तो यहां 10 kg में क्या मुझे पता चल रहा है कि इसमें कोई डायरेक्शन भी है? जब आप चीनी खरीदने जाते हो और आप बोलते हो मुझे 5 kg चीनी दो, तो क्या आप इसमें यह समझ पाते हो कि 5 kg चीनी में कोई डायरेक्शन भी है या नहीं है? तो आप नहीं समझ पाते ना। तो इसका मतलब यह है कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज में डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं होता। जैसे अगर मैं बोलूं कि कोई आदमी जिसका नाम राम है, उसने डिस्टेंस कवर किया है 1 किलोमीटर का। मैं यहां पे डिस्टेंस की बात कर रहा हूं पर मैंने आपको यह नहीं बताया कि किस डायरेक्शन में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके आया है। तो इस कंडीशन में डिस्टेंस हमारा क्या हो जाता है? स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटीज वैसे फिजिकल क्वांटिटीज को बोलते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड तो हो बट डायरेक्शन ना हो। और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होगा? ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो एज वेल एज डायरेक्शन भी हो। आई होप आप ये समझ गए होंगे कि ये फिजिकल क्वांटिटीज मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेसिस पे कैसे किया जाता है।
अब इनको मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूं, कई सारी चीजें मैंने यहां पे मेंशन कर दी हैं। नाउ अब अगर मैं आपको डिटेल में समझाऊं व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज कॉल्ड वेक्टर, तो अब आप समझ गए होंगे कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो और उसके साथ साथ डायरेक्शन भी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर। तो अब अगर आप समझ गए हो कि वेक्टर क्या है, तो वेक्टर का कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट या कोई गाड़ी पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रही है, ठीक है, ये पॉइंट बी आपके सामने है। अब अगर ये बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रही है, मान लो ये बॉडी आप ही हो, आप घर से स्कूल जा रहे हो, ये आपका घर है, वो आपका स्कूल है। तो स्कूल जाने के रास्ते कई सारे हो सकते हैं, लाइक ऐसे ऐसे घूमते हुए स्कूल पहुंच गए, या किसी के घर से रास्ता जो है वो किसी और टाइप का है, ऐसे घूमता हुआ ये स्कूल पहुंच गया। तो स्कूल जाने के कई सारे डायरेक्शंस हो सकते हैं, बट इन सभी डायरेक्शंस में एक डायरेक्शन ये भी है जो सबसे शॉर्टेस्ट है। वैसे किसी के घर से स्कूल का रास्ता इतना शॉर्ट तो नहीं होता, बट इन दोनों पॉइंट के बीच में हम एक शॉर्टेस्ट पॉइंट ऐसा ले सकते हैं। तो अगर हम इस तरह से कोई फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करें जिसमें हम बोले कि ये सारे रास्ते हैं, तो अगर आप इस चीज पे गौर करो तो इसका डायरेक्शन इस समय ये है, इस जगह पे इसका डायरेक्शन ये है, यहां पे फिर डायरेक्शन ये हो गया, फिर डायरेक्शन ये हो गया। तो अलग अलग पॉइंट पे इस पाथ पे इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि जब आप घर से स्कूल के लिए निकले थे तो किसी एक डायरेक्शन में निकले थे, आपका डायरेक्शन लगातार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इस वाले पाथ में भी यही है, पहले इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर थोड़ा ऊपर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। मतलब इसका डायरेक्शन लगातार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इन दोनों पाथ को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। इसमें कोई भी फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं है। बट अगर हम इस पाथ की बात करें और अगर हमें यह पता हो कि जो ये वाला पॉइंट है वो ईस्ट है और ये वाला पॉइंट अगर वेस्ट डायरेक्शन में है, तो आप इजीली बता सकते हो कि पॉइंट ए से पॉइंट बी का डायरेक्शन क्या है, ईस्ट टू वेस्ट। यानी कि अगर आप ये पाथ कवर करते हो ना, तो आपका डायरेक्शन फिक्स है कि आप पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहे हो टुवर्ड्स वेस्ट। तो यानी कि ये जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड है। मान लेते हैं यहां से यहां तक का लेंथ हो सकता है 1 किलोमीटर हो, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन इसमें ऑलरेडी गिवन है, टुवर्ड्स ईस्ट। ये टुवर्ड्स किधर है, ईस्ट। तो डायरेक्शन भी हमें पता है ये टुवर्ड्स किस डायरेक्शन में है, ईस्ट में। अब हमें क्या पता होना चाहिए, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, एंड ऑब्वियसली फॉलो द वेक्टर लॉज। अब हम जब फ्यूचर में थोड़ा बहुत वेक्टर को पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा व्हाट आर वेक्टर लॉज। उस समय हम लोग ठीक से इलैबोरेट करेंगे व्हाट आर वेक्टर लॉज, और उस समय हम ये भी समझ जाएंगे कि ये वेक्टर लॉज को फॉलो करता है। तो आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी, व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी। डेफिनेशन वाइज बहुत सिंपल है कि एनी फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर। और ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, उसको क्या बोलेंगे, स्केलर। इसमें एक चीज और आप लोगों को पता होना चाहिए, चूंकि मैं यहां पे डिफाइन करवा रहा हूं, डिफाइन करवाते समय मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो उसको वेक्टर बोलते हैं। इसका मतलब ये भी है कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन भी, उसका मतलब ये नहीं हो जाता कि वो वेक्टर है। मतलब वेक्टर में डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है, पर जिस चीज में डायरेक्शन है जरूरी नहीं वो वेक्टर हो। मैं इसका एक एग्जांपल अभी आपको समझा देता हूं, आप समझ जाओगे एक ही बार में, बहुत टफ नहीं है। मान लीजिए अगर आप वायरिंग कर रहे हो और आप इस तरफ से एक वायर में करंट लेके आते हो 5 एम्पियर, ठीक है, और दूसरे डायरेक्शन से कोई करंट लेकर के आते हो 10 एम्पियर, और इनका सम यहां पे प्रोड्यूस होता है तीसरे वायर में। ऑब्वियसली ये दोनों करंट आपस में मिल जाएंगे और ये हो जाएगा 15 एम्पियर। तो इस कंडीशन में मैं अगर ये कहूं कि ये वाला वायर इस वाले वायर से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इससे इसका क्या लेना देना, मतलब ये एंगल 30 डिग्री बना जरूर रहा है, बट इस एंगल के कारण क्या 15 डिग्री हुआ या 15 एम्पियर हुआ। अगर क्या मैंने इसे इस एंगल पे रखा होता जिसकी वैल्यू 60 डिग्री होती, पहले मैं थोड़ा इसे अपने से समझ लेते हैं। अगर ये 60 डिग्री पे आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि करंट की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि इस चीज के एंगल से इसका कोई लेना देना नहीं है, मतलब डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, किसी भी डायरेक्शन से आए रिजल्ट वही होता। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड है या डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है भी या नहीं है, ये सब तो अलग बात है, बट जो वेक्टर क्वांटिटीज है उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना चाहिए। बट जिस फिजिकल क्वांटिटीज में डायरेक्शन है जरूरी नहीं कि वो वेक्टर है।
तो आई होप आप लोगों के लिए वेक्टर क्लियर हो गया होगा। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूं विच इज, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, यहां से स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेक्टर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। अब हम आगे स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर के टाइप्स। वेक्टर को कितने टाइप में आप डिवाइड कर सकते हो, दो टाइप में, पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर। व्हाट इज अ पोलर वेक्टर? तो पोलर वेक्टर ऐसे वेक्टर को बोलते हैं जिस वेक्टर में कोई स्टार्टिंग पॉइंट हो। अब देखिए वेक्टर को वैसे तो कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया और हम डिवाइड करने भी वाले हैं, बट पहले उनके स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट या डायरेक्शन के बेसिस पे या इनिशियल पॉइंट ऑफ इनिशिएशन के बेसिस पे डिवाइड कर लेते हैं। तो पॉइंट ऑफ इनिशिएशन के बेसिस पे वेक्टर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला कैटेगरी है पोलर वेक्टर और दूसरा कैटेगरी है एक्सियल वेक्टर। दोनों को समझ लेते हैं। द वेक्टर विच हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट, बस इस पे फोकस करना है। ऐसा वेक्टर जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट हो वो पोलर वेक्टर है। एंड व्हाट इज एक्सियल वेक्टर? दोज वेक्टर विच रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट एंड एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन अकॉर्डेंस विद द राइट हैंड स्क्रू रूल एज अ एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क और समथिंग एक्सेट्रा। इनको बोलते हैं एक्सियल वेक्टर और इनमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, तो नो स्टार्टिंग पॉइंट, नो स्टार्टिंग पॉइंट। मेन डिफरेंस इनमें यही है। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज पोलर वेक्टर, तो ऐसा वेक्टर जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट हो दैट इज अ पोलर वेक्टर, एंड द वेक्टर विच डू नॉट हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट इज अ एक्सियल वेक्टर। थोड़ा फर्दर डेफिनेशन कर लेते हैं। दीज आर दोज वेक्टर्स विच हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट और अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जहां से वो चालू किया गया है। ठीक है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट इसका अच्छा एग्जांपल है, फोर्स इसका अच्छा एग्जांपल है। दीज आर द पोलर वेक्टर। व्हाट आर द एक्सियल वेक्टर्स? ऐसा वेक्टर विच रिप्रेजेंट्स द रोटेशनल। इस पे वर्ड पे गौर करना है, रोटेशनल। जैसे मान लीजिए आप एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हो तो रोटेशनल वेलोसिटीज में आ गया, तो रोटेशनल इफेक्ट एंड एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। कोई भी चीज किसी चीज के एक्सिस के अकॉर्डिंग रोटेट कर रहा है तो इस तरह के इफेक्ट वाले वेक्टर को हम क्या बोलेंगे? एक्सियल वेक्टर। ठीक है, और इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम एक्सेट्रा। ये सब आपको याद रखना है। एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क, ये सब हम फ्यूचर में आगे जाके पढ़ने वाले हैं, बट फिलहाल के लिए समझ लीजिए एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, ये सब किसका एग्जांपल है? एक्सियल वेक्टर का। और पोलर वेक्टर का एग्जांपल फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, जो स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करता है तो उसी का स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, और जो एक्सियल पे ट्रेवल करता है उसका स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास नहीं होता। अब आइए आगे स्टार्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? पोलर और एक्सियल के बाद स्केलर्स। वैसे तो मैं पहले ही आपको डिफाइन करके बता चुका हूं व्हाट इज स्केलर्स। अगर वेक्टर हमें पता है कि दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो व्हाट आर स्केलर्स? ऑब्वियसली द फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर्स ओनली मैग्नीट्यूड, जिसमें सिर्फ क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, बट नो डायरेक्शन। इस पे फोकस करना है, बट नो डायरेक्शंस फॉर देयर कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन आर कॉल्ड स्केलर्स। इसके एग्जांपल्स हैं डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, मास, डेंसिटी। अब मान लो मैं मास को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, अगर मैं किसी बॉडी के मास की बात करूं कि किसी चीज का मास 10 kg है, तो क्या मुझे यहां पे ये बताने की जरूरत है कि ये मास किस डायरेक्शन में है? ऑब्वियसली नहीं। आप जब मास की बात करते हो तो आपको बस उसकी मैग्नीट्यूड से रिलेशन है। आप जब डिस्टेंस की बात करते हो तो आप सिर्फ मैग्नीट्यूड, जैसे आप बोलते हो कि कोई आदमी 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे गया है, तो यहां पे जो मैं 5 किलोमीटर बोल रहा हूं इसमें डायरेक्शन बोलने की जरूरत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे तो डायरेक्शन बोलना पड़ेगा, बट डिस्टेंस में बोलने की जरूरत नहीं है। वैसे ही डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। उस हिसाब से अगर कोई 5 kg पर मीटर क्यूब किसी की डेंसिटी है, तो हम ये तो समझ गए इसकी डेंसिटी 5 kg पर मीटर क्यूब है, बट इसमें हमें क्या डायरेक्शन से कोई लेना देना है? नहीं है। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी में हमें डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं हो, उनको क्या कहा जाता है? स्केलर क्वांटिटी। ऑब्वियस है और इजी है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वांटिटी एक और इसमें आ जाता है जिसको बोलते हैं टेंसर। ये टेंसर क्या होता है? वेक्टर और स्केलर के अलावा एक और वेक्टर है जिसको हम मतलब एक और फिजिकल क्वांटिटी जिसे टेंसर कहा जाता है। टेंसर आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट डायरेक्शंस एट द सेम पॉइंट। मतलब
अलग अलग सिचुएशन में उनकी वैल्यू बदल, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ जाइरेशन, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, प्रेशर, स्ट्रेस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, ये सब चीजें हम लोग फ्यूचर में पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल मैं इसे बहुत ज्यादा इलेबोरेट नहीं करूंगा क्योंकि इसके कुछ एग्जांपल्स आपके समझ में नहीं आएंगे। तो जो जरूरी चीजें हैं और जो हमारे काम का है उसे पहले इलेबोरेट कर लेते हैं, फिर ये चीजें बाद में इलेबोरेट होती रहेंगी क्योंकि हमें इससे लगातार जुड़े रहना है। तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट डायरेक्शंस एट द सेम पॉइंट। एक ही पॉइंट पे बस डायरेक्शन बदल दो तो वैल्यू बदल जाएगी। अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई वैल्यू दे रहे थे तो किसी दूसरे डायरेक्शन में कोई और वैल्यू दे देंगे। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे? टेंसर। तो इसमें कुछ खास हमें नहीं करना था। अब अगले पेज पे आ जाते हैं। हमारा अगला पेज है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब इससे पहले जब हम लोग पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर कर रहे थे तो उस समय भी मैंने लिखवाया था टाइप्स ऑफ वेक्टर, बट वो टाइप्स ऑफ वेक्टर सिर्फ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के बेसिस पे था कि पोलर वेक्टर में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यानी स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक्सियल वेक्टर में कोई पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन नहीं होता। जैसे आप किसी सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रहे हो तो किस पॉइंट को स्टार्टिंग मानोगे? आप एक ही पाथ पे लगातार ट्रेवल कर रहे हो, कई बार सर्कुलेट कर रहे हो, तो ऐसे केस में कोई पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता नहीं है। तो इसलिए हमें यह याद रखना है कि पोलर वेक्टर एंड एक्सियल वेक्टर इस बेसिस पे दो टाइप हैं जिसमें हम पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग या इनिशिएशन की बात करते हैं। अब हम एक्चुअली में इलैबोरेट करने वाले हैं मेन टाइप्स ऑफ वेक्टर, और ये आज के वीडियो का हमारा मेन पर्पस है ये सारे टाइप्स ऑफ वेक्टर आपको समझा देना। अगले क्लास में हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर करेंगे जिसमें एक्चुअली हम दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। ग्राफिकल मेथड को सेपरेटली करेंगे एंड एनालिटिकल मेथड को सेपरेटली करेंगे। तो वेक्टर्स को कैसे ऐड किया जाता है, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, वो भी हमें सीखना है। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहला वेक्टर हमारा है इक्वल वेक्टर। नाम से ही क्लियर है, दो वेक्टर जो कि आपस में इक्वल हो। कब होगा इक्वल? अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अब हम जानते हैं जब भी आप किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हो इस तरह के एरो से रिप्रेजेंट करते हो, तो मान लो ये वेक्टर ए है, ये क्या है? वेक्टर ए। और दूसरा एक और वेक्टर है जिसका नाम है वेक्टर बी, और दोनों का लेंथ सेम है और दोनों का डायरेक्शन भी सेम है। जैसे मान लेते हैं ये ड्यू ईस्ट हो, ये ड्यू ईस्ट हो और ये दूसरे वाले भाई साहब भी ड्यू ईस्ट हो, तो दोनों वेक्टर में क्या है? मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। अगर दो वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो तो ऐसे कंडीशन में उन दोनों वेक्टर को क्या कहा जाता है? इक्वल वेक्टर। सिंपल। इसमें यह जरूर याद रखना है कि दोनों की यूनिट भी सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर पहला वेक्टर है 2 न्यूटन ऑफ फोर्स तो दूसरे को भी होना चाहिए 2 न्यूटन ऑफ फोर्स। ऐसा नहीं हो सकता कि ये 2 मीटर पर सेकेंड हो गया, फिर तो ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर यहां पे ये वाला वेक्टर 2 न्यूटन ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो दूसरा वेक्टर भी 2 न्यूटन ऑफ फोर्स को ही रिप्रेजेंट करे। यहां तक कि हम यूनिट भी नहीं बदल सकते। तो आपको याद रखना है कि इक्वल वेक्टर क्या होता है? दोज वेक्टर विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एज वेल एज इक्वल डायरेक्शन आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट, इस पे बहुत ज्यादा टाइम लगा करके प्रवचन देने में आपका समय वेस्ट नहीं करेंगे हम। हमारे पास समय की कमी होती है तो कोशिश ये करना है कि जो टॉपिक बहुत इजी है उस पे फिजूल में ज्यादा समय वेस्ट ना किया जाए। इक्वल वेक्टर वैसे दो वेक्टर को बोलते हैं जो कि मैग्नीट्यूड में इक्वल हो और डायरेक्शन भी सेम हो, तभी उसको क्या बोलेंगे? इक्वल वेक्टर। नाउ सेकंड वेक्टर इज, यानी सेकंड टॉपिक हमारा क्या है? नेगेटिव वेक्टर, या फिर इसको नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर भी बोलते हैं। और ये ऑब्वियस है, अगर मान लो आपके सामने एक वेक्टर ये है जिसे हम वेक्टर ए बोलते हैं और एक सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर हो बट इसका डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट हो जाए जिसे हम वेक्टर बी बोलते हैं, तो जरा सोचने की कोशिश कीजिए। इन दोनों वेक्टर में मैग्नीट्यूड तो सेम है, बस एक ही चीज का फर्क है, वो है डायरेक्शन का। अगर वो ड्यू ईस्ट है तो ये ड्यू वेस्ट है। तो ऐसे वेक्टर को जो मैग्नीट्यूड में तो सेम हो बट डायरेक्शन में एग्जैक्ट अपोजिट हो, उनको कहा जाता है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। तो आप यहां पे ये बोल सकते हो वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस में वेक्टर बी हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है, वेक्टर ए इक्वल टू माइनस, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो गया। फिजिक्स में डायरेक्शन को ही हम लोग प्लस और माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां माइनस का मतलब वैल्यू बहुत छोटा या जीरो से नीचे जाना नहीं होता, यहां माइनस का मतलब होता है उसका डायरेक्शन अपोजिट है पहले वाले के कंपैरिजन में। ठीक है, तो आई होप नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब अगले टॉपिक पे आते हैं, दैट इज जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। ये काफी सिंपल टॉपिक है बट इंटरेस्टिंग भी है। इसको पूरी तरह से आप प्रेजेंटली नहीं समझ सकते, इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो बाद में जाके धीरे धीरे समझ में आएगा।
बट जीरो वेक्टर और नल वेक्टर का कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ही जीरो हो उसको क्या बोलते हैं? नल वेक्टर। वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो, मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? जीरो, इज नोन एज जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। इट्स डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड, इट इज डिनोटेड बाय जीरो। अब ये वाला टर्म बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है कि इसका जो डायरेक्शन है ना वो डिफाइंड नहीं है। अब इसी जगह पे आके बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं बस उन्हें एक छोटा सा एग्जांपल देकर के बोलूंगा कि इतना ही समझ लो फिलहाल के लिए। आगे जाकर के, क्योंकि होता क्या है ना कि 11th 12th में सिलेबस बहुत बड़ा होता है, तो लोग आपको एक्स्ट्रा चीजें डींग डांग देकर के कंफ्यूज कर देते हैं। तो मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि जो चीज अभी जरूरी है उसे फिलहाल समझो, जब दूसरे टॉपिक की बारी आएगी तो उस समय पे समझाऊंगा, एक बार में समझ में आ जाएगा। फिलहाल जीरो वेक्टर किसे कहते हैं? जैसे मान लो किसी चीज के डिस्प्लेसमेंट को हमें रिप्रेजेंट करना है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। आप एक ऑब्जेक्ट हो जो पहले पॉइंट ए से बी पे गए और बाद में फिर घूम के कहां आ गए? पॉइंट ए पे। तो इस कंडीशन में आप डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या बोलोगे? जीरो। ऑब्वियस है ना? आप जिस जगह से गए थे फिर अगर वहीं वापस आ जाओ तो आपका जो टोटल पाथ लेंथ है वो जीरो हो जाएगा। बट ये जो जीरो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट को। और क्या आप डिस्प्लेसमेंट को स्केलर बोलते हो या वेक्टर बोलते हो? ऑब्वियसली हम उसे वेक्टर बोलते हैं, वेक्टर तो है, बट इस केस में मैग्नीट्यूड कितना है? जीरो। दैट्स व्हाई इट इज अ जीरो वेक्टर। तो या फिर अगर आप किसी यूनिफॉर्म मोशन की बात करो, मोशन अगर यूनिफॉर्म है तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। तो ऐसे कंडीशन में आपको ये याद रखना है कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी में जो कि वेक्टर हो सकता है उसका मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए, देन इट इज अ जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। बहुत सिंपल, ऐसे ही याद कर लेना है। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो एंड डायरेक्शन हो बट डिफाइंड डायरेक्शन नहीं हो, दैट इज अ नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। यहां एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए बताया गया है, वेलोसिटी ऑफ ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। इन चीजों पे फोकस कीजिए। वेलोसिटी of a stationary object, acceleration of an object moving with a uniform velocity and resultant of two equal and opposite vector are the example of null vector. Resultant of two equal and opposite, जैसे एक वेक्टर इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन है और दूसरा उसी के अपोजिट डायरेक्शन में 5 न्यूटन है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? जीरो। तो मैग्नीट्यूड जीरो हुआ ना, बट डायरेक्शन कुछ ना कुछ तो था यहां पे। That is why these are called null vector. इसमें कोई खास कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अगले टॉपिक पे आते हैं। द टॉपिक इज यूनिट वेक्टर। जिस तरह से हमने नल वेक्टर समझा, जिस तरह से हमने जीरो वेक्टर समझा, अब ये यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट भी बहुत इजी है। इसके हिसाब से वेक्टर हैज अ यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर, बट इसका प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग क्या है? जैसे मान लीजिए अगर मेरे सामने एक वेक्टर है जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं वेक्टर ए से, ठीक है। अगर मैं इसके आगे मॉडुलस लगा दूं तो मैथ्स अगर आप लोग करते हो तो आपको पता है कि मैथ्स में अगर किसी भी क्वांटिटी के सामने मॉडुलस लगा देते हैं तो वो माइनस नहीं होता, वो हमेशा प्लस में ही होता है। और किसी वेक्टर में अगर हम मोड लगा दें, इसका मतलब है उसमें हम कभी माइनस होने नहीं देंगे, मतलब डायरेक्शन उसका हमने क्या कर दिया? खत्म। तो जब भी किसी वेक्टर का आप मॉडुलस करते हो ना तो उसका डायरेक्शन गायब हो जाता है, बचता है सिर्फ मैग्नीट्यूड। क्या बचता है? मैग्नीट्यूड। और अगर आप किसी भी वेक्टर को, जैसे मान लो वेक्टर ए है, इसे आप डिवाइड कर दो इसके मैग्नीट्यूड से। अगर आप डिवाइड करते हो वेक्टर ए को वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से, तो जो आपको एज अ रिजल्ट मिलेगा इसी को हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। सिंपल। यहां पे यूनिट वेक्टर का एक फॉर्मूला लिखा गया जो एक्चुअली में सही तरीके से नहीं लिखा हुआ है। बस ये समझ लीजिए हमने वेक्टर ए को ए से डिवाइड किया तो क्या मिल गया? यूनिट वेक्टर। मैंने ए को रिप्रेजेंट करने के लिए यहां मॉडुलस ऑफ ए कर दिया, और मॉडुलस ऑफ ए की वैल्यू एक्चुअली में क्या होती है? ए। तो मैं यहां पे सिर्फ ए भी लिख सकता था। तो व्हाट इज यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर इज सिंपली द वेक्टर विच हैव यूनिट मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन तो उसमें है ही, बट मैग्नीट्यूड उसका यूनिट हो गया। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास 5 न्यूटन का फोर्स है जिसमें कहा गया ये किस डायरेक्शन में लगता है? ड्यू ईस्ट। ये किस डायरेक्शन में लगता है? ड्यू ईस्ट। अब अगर मैं इस 5 न्यूटन को 5 से डिवाइड कर दूं तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1 न्यूटन ड्यू ईस्ट। सिंपल। तो जो भी आंसर आ रहा है वो 1 में ही आ रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। तो व्हाट इज यूनिट वेक्टर? द वेक्टर विच हैव यूनिट मैग्नीट्यूड। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैप से। जो भी वेक्टर हो उसके ऊपर कैप लगा दो। कैप कैसे लगाते हैं? जैसे अगर वेक्टर ए को यूनिट वेक्टर लिखना है तो ऐसे ए कैप, अगर वेक्टर पी को लिखना है तो पी कैप, बी को लिखना है तो बी कैप, जैसे लिखना हो। इस सिंबल को हम लोग कैप बोलते हैं, ठीक है।
ये भी मेरे ख्याल से बहुत टफ नहीं रहा होगा। अभी तो हम लोग बहुत सिंपल टॉपिक कर रहे हैं, वेक्टर में हमने कुछ भी ज्यादा विशेष तो नहीं किया है ना। आई होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा। नाउ टॉपिक यहां पे अगला है, अ यूनिट वेक्टर इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस वेक्टर एंड रिप्रेजेंटेड डायरेक्टली ओनली, रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ओनली। यहां पे कह रहा है यूनिट वेक्टर इज यूनिटलेस वेक्टर। अब ये भी समझना बहुत सिंपल है, ये यूनिटलेस वेक्टर क्यों है। जैसे मान लीजिए मैं अगर 5 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट को 5 न्यूटन से डिवाइड करूंगा तो 5 से 5 कटेगा, न्यूटन से न्यूटन कटेगा, तो बचेगा क्या, 1 ही बचेगा, और वो उसमें सिर्फ डायरेक्शन बचा रह जाएगा, ड्यू ईस्ट। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी आप किसी वेक्टर को यूनिट में कन्वर्ट करते हो तो उसका यूनिट भी गायब हो जाता है ना। दैट्स व्हाई यूनिट वेक्टर में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन होता है, ना तो उसका यूनिट होता है ना उसका मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड 1 बन जाता है और यूनिट गायब हो जाता है। तो यह भी याद रखना है कि यूनिट वेक्टर में यूनिट नहीं होता। नेक्स्ट टॉपिक, नाम है यूनिट वेक्टर बट है वो क्या, यूनिटलेस। बहुत अजीब है ना, यूनिट वेक्टर एक्चुअली में यूनिटलेस है। नाउ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ये एक अलग तरह का है। जब आप जानते हो कि 3 तरह की एक्सिस हमारे सामने होती है, इस एक्सिस को एक्स एक्सिस बोलते हैं, इस वाले एक्सिस को हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं, और अगर मैं इस बोर्ड से बाहर की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर लूं तो इसको हम लोग जेड एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो 3 तरह की एक्सिस होती हैं, और यहां पे ऑर्थोगोनल यूनिट ऑफ वेक्टर है। तो इसका मतलब सिंपली ये है कि द यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ऑर्थोगोनल एक्सिस, दैट इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, आर कॉल्ड, और जैसे एक्स एक्सिस के कंपैरिजन में यूनिट वेक्टर हम लगाते हैं आई कैप। ठीक है, आप आगे जाके पढ़ोगे। वाई एक्सिस के कंपैरिजन में हम यूनिट वेक्टर लगाते हैं जे कैप, और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लगाते हैं के कैप। तो इन सारे यूनिट वेक्टर को कहा जाता है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। कुछ खास स्टफ नहीं था, आप फिर से इसे डिटेल में समझोगे आगे जाके। अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। हमारा अगला टॉपिक है को इनिशियल वेक्टर। अब ये को इनिशियल वेक्टर क्या होता है समझते हैं। सिंपली वेक्टर हैविंग कॉमन इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। ये बहुत टफ नहीं है। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ये रहा, अगर हमारा एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, और दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, मान लेते हैं ये पॉइंट ए दोनों का सेम है, तो इस कंडीशन में अगर ये वेक्टर बी है और ये ऊपर वाला वेक्टर सी है, तो मैं ये कह सकता हूं कि वेक्टर सी एंड वेक्टर बी आर को इनिशियल वेक्टर, क्योंकि दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है। इसको समझने में कोई बहुत टफ चीज तो नहीं है ना। अगर आप में से किसी ने मोशन इन प्लेन किया है और स्कूल में किया है जहां पे बहुत फास्ट निकल गए, तो भी आपके समझ में ये टॉपिक तो जरूर आ गया होगा। को इनिशियल वेक्टर, द वेक्टर विच हैव कॉमन इनिशियल पॉइंट, उसको को इनिशियल वेक्टर कहा जाता है। और अगला टॉपिक है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ये है, जिस लाइन पे एक्ट कर रहा है उसी लाइन पे कोई दूसरा वेक्टर वर्क कर रहा है, या फिर इसी वेक्टर के पैरेलल में कोई वेक्टर है, ऐसे वेक्टर्स को कहा जाता है कोलिनियर वेक्टर। द वेक्टर हैविंग इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड बट हैविंग एक्टिंग अलोंग द सेम और पैरेलल लाइंस आर कॉल्ड लीनियर। जैसे इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा ज्यादा कम भी हो सकता है और ये सेम लाइन के अकॉर्डिंग वर्क करने चाहिए या फिर पैरेलली वर्क करने चाहिए। ऐसे कंडीशन में इन वेक्टर्स को क्या कहा जाता है, कोलिनियर वेक्टर। सिंपल, या तो वो एक लाइन पे होने चाहिए या फिर सेम पैरेलल्स में होने चाहिए। डायरेक्शन उनका सेम होना जरूरी है, मैग्नीट्यूड सेम नहीं भी होगा तो चलेगा। ऐसे वेक्टर को कहा जाता है कोलिनियर वेक्टर। और नेक्स्ट टॉपिक इज कोप्लेनर वेक्टर। ऑब्वियसली जो भी वेक्टर एक प्लेन में हो, प्लेन में सारे वेक्टर आ जाते हैं, वो कोलिनियर हो को इनिशियल हो, सारे वेक्टर क्या होते हैं एक ही प्लेन में। तो द वेक्टर्स एक्टिंग इन द सेम प्लेन, द वेक्टर्स एक्टिंग इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर। इसमें समझने लायक कुछ भी विशेष नहीं है हमारे पास, तो इसको सीधा स्किप करते हैं। कोप्लेनर वेक्टर मतलब जो एक ही प्लेन में हो, है ना। अगला है लोकलाइज्ड वेक्टर। वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड इज कॉल्ड लोकलाइज्ड। अब कई सारे वेक्टर होते हैं जिसका पॉइंट ऑफ स्टार्ट तो होता है, ये स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, जैसे पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ। खासतौर पे अगर आप लोगों ने पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो हम लोग आगे जाके फिर से पढ़ने वाले हैं। तो पोजीशन वेक्टर का पॉइंट ऑफ इनिशिएशन क्या होता है, जैसे मान लो ये हमारा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये हमारा ओरिजिन है,
और यहां पे एक बॉडी है पॉइंट P, तो हम पॉइंट P का निकालते हैं कैसे? ये जो वेक्टर आपको रिप्रेजेंट हो रहा है ना, ये वेक्टर पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर बता रहा है और इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? O। तो ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स हो, तो इसका इनिशियल पॉइंट फिक्स है ना O, दैट्स वाई ये वेक्टर क्या हो गया, यानी पोजीशन वेक्टर इज अ लोकलाइज्ड वेक्टर और फिक्स्ड वेक्टर। तो लोकलाइज्ड वेक्टर किसको बोलते हैं? जिसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है यानी स्टार्टिंग पॉइंट होता है। नॉन लोकलाइज्ड उसका उल्टा हो जाएगा। ऐसा वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड इज कॉल्ड नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर और फ्री वेक्टर। अब जैसे मान लो कोई बॉडी है, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन पे कोई ट्रेन यहां से मूव कर रही है। अभी ट्रेन अगर यहां से यहां आ गई ना, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट पहले यहां था, अब स्टार्टिंग पॉइंट यहां है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है? ये जहां जाता जाएगा उस हिसाब से इसका स्टार्टिंग पॉइंट चेंज होता चला जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में इस वेक्टर को क्या कहा जाएगा? नॉन लोकलाइज्ड या फिर फ्री वेक्टर। आई होप इसमें भी कुछ खास कंफ्यूजन नहीं है आप लोगों को। अब अगली टॉपिक की तरफ आते हैं, वो है हमारा पोजीशन वेक्टर। मैंने कहा था कि पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दो और टॉपिक हम करेंगे, बट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैं आपको तब पढ़ाऊंगा जब मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कर रहा हूं। फिलहाल हम कर लेते हैं पोजीशन वेक्टर। व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? अ वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द स्टार्टिंग लाइन डिस्टेंस एंड द डायरेक्शन ऑफ एनी पॉइंट और ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। मैंने आपको भी जस्ट यहां ड्रॉ करके दिखाया था, विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन इज कॉल्ड। जब भी आप किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में आ जाओ और ये आपका ओरिजिन है और यहां पे कोई वेक्टर पॉइंट है और ये इसका पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं इस OP को क्या बोलूंगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। सिंपल। तो किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिजिन से जो वेक्टर रिप्रेजेंट होता है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट जिसमें ओरिजिन होता है, वैसे वेक्टर को क्या कहा जाता है? पोजीशन वेक्टर। आई होप आप लोगों को मैं टाइप्स ऑफ वेक्टर और वेक्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने में कामयाब हुआ हूंगा। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबा लें ताकि आगे जब भी हम ऐसा वीडियो अपलोड करें आपके पास तुरंत इसका नोटिफिकेशन आ जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।